हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में जानेंगे और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में जानेंगे कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे अरेंज्ड है। एटॉमिक नंबर हम लोग पिछले वीडियो में भी पढ़े थे कि एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, और साथ ही साथ ये भी जाने थे कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होते हैं, है ना। कि एक इलेक्ट्रिकली स्टेबल या फिर न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है। अब देखिए, बात क्या है। बात है कि जो हमारा एटम्स है वो कंपाउंड्स कैसे बनाते हैं, वो चीज़ को हम लोग को समझना है। तो उसके लिए पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे अरेंज्ड है। ठीक है। क्योंकि जो कंपाउंड्स बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग या फिर ट्रांसफर के कारण बनते हैं। तो उसके लिए समझना जरूरी है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अरेंज कैसे हैं। तो पहले हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है। क्या होता है, एटम्स के न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसी से एक एटम का मास को डिफाइन किया जाता है, जिसको हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं या फिर मास नंबर बोल देते हैं। ठीक है। अब देखिए, ये मान लीजिए ये आपका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिवॉल्व करते हैं, तो उसके लिए समझना पड़ेगा कि एक ही सेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो वो रिवॉल्व नहीं करते हैं। वो क्या होता है, अलग अलग सेल्स होता है। ठीक है। ये पहला सेल, फिर उसके चारों तरफ दूसरा सेल बनेगा, उसके ऊपर फिर एक तीसरा सेल बनेगा। ये सेल जो है वो कितने सेल्स होंगे, और एक सेल का क्या कैपेसिटी है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को रख पाएगा अपने एक सेल में। तो वो डिपेंड करता है बेटा कि एटम का अंदर प्रोटॉन कितना है और इलेक्ट्रॉन कितना है, क्योंकि प्रोटॉन का ही क्षमता के कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो इस सेल्स में रिवॉल्व कर पाते हैं या फिर रह पाते हैं। ठीक है। तो पहले समझो कि हमारा जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का पहले देख लेते हैं। हाइड्रोजन के केस में इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका सेल के बारे में ज़्यादा पढ़ के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सीनियर क्लास में आप लोग पढ़ोगे कि एटम हाइड्रोजन का केस जो है वो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसका एटॉमिक नंबर भी 1 ही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा हीलियम से। ठीक है। यहाँ से सेकंड वाले से स्टार्ट करते हैं, हीलियम से। समझते हैं कि हीलियम के एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे रहेंगे। तो चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो हम लोग समझ सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितना होगा। अभी बेटा हीलियम का केस का लिख रहे हैं। ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना होगा हीलियम के अंदर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होगा वो एटॉमिक नंबर के बराबर होगा 2, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो भी हो जाएगा आपको 2। ठीक है। तो अब दो इलेक्ट्रॉन है, तो वो कौन से सेल में रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहेगा या इस सेल में या फिर इस सेल में, कैसे रहेगा। दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग कैसे यहाँ पर अरेंज करेंगे। सॉरी ये मिट गया, चलो अलग अलग कलर से बन गया। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी सेल्स में चले जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या होता है, इसके ऊपर एक रूल है। रूल क्या है, रूल का नाम है 2n²। ठीक है। इसमें क्या होता है, ये रूल बताता है कि एक सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो एटम है, उसमें जो सेल्स है वो सेल्स का कैपेसिटी कितना है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रख सकता है। ठीक है। तो पहला सेल जो है उसको हम लोग बोलते हैं के सेल, फिर एल, फिर एम, ऐसे करके सेल का नंबर बढ़ते जाता है। उसको अल्फाबेटिकली हम लोग के एल एम एन करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट सेल जो है वो के है। ठीक है। तो ये पहला सेल है, तो सेल का नंबर कितना हो गया ये, तो फर्स्ट 1 ले लेंगे। ये 2 है, दूसरा नंबर का है, ये तीसरा नंबर का है। ठीक है। और यही हमारा 1 2 3 जो हम लोग कर रहे हैं नंबर ऑफ सेल्स, वो रिप्रेजेंट करता है आपको एन। यहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ सेल्स को रिप्रेजेंट करेगा। पहला सेल के लिए 1, दूसरा सेल के लिए 2 और तीसरा सेल के लिए 3। अब मान लो किसी एक एटम के अंदर अगर एक सेल है, जैसे हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर 2 है, तो पहला सेल जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सकता है। तो वो पता करने के लिए क्या करेंगे, 2 इंटू पहला सेल, तो पहला सेल 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया बेटा, ये हो जाएगा इसका वैल्यू 2। ठीक है।
अब चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब इसमें हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, वो भी 2 ही है। तो यहाँ पर जो पहला सेल का कैपेसिटी कितना है, पहला सेल का कैपेसिटी भी 2 ही इलेक्ट्रॉन का है, तो आसानी से इसका 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले सेल में सेट हो गया और बाकी सेल्स का इसको कोई ज़रूरत नहीं है। बात समझ गए? बाकी सेल से अब इस एटम को कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन था और पहला शेल का कैपेसिटी है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को फुलफिल करके रखेगा या फिर पकड़ करके रखेगा। ठीक है, तो इसीलिए हीलियम में नंबर ऑफ सेल्स कितना हो जाएगा, हीलियम में नंबर ऑफ सेल्स सिर्फ कितना रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक सेल का कैपेसिटी, पहला सेल का कैपेसिटी कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने का है। ठीक है, उसी तरह फिर हम लोग जब लिथियम का बात करेंगे तो लिथियम के केस में क्या देखेंगे कि लिथियम के केस में पहला सेल जो है वो तो फिल हो गया, लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन उसके पास एक्स्ट्रा बच गया है। यहाँ पे लिथियम के पास एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर है लिथियम का 3। तो पहला तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसका सेट हो गया, तो यहाँ पे अब हम लोग इसको 3 कर लेते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो जाएगा 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 3। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट सेल का कैपेसिटी कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखने का था, तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उसका एक्स्ट्रा बच गया, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा बेटा, ये चला जाएगा आपको सेकेंड सेल में। ठीक है, यहाँ पे चला जाएगा इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग येलो कलर से बना देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन चला गया। लेकिन अब पता करना है क्या ये सेल का कैपेसिटी एक ही इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने का है या फिर ज़्यादा। तो उसके लिए फिर इस फॉर्मूला पे आएंगे, यहाँ पर 2 इंटू एन, एन जो है वो नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये दूसरा सेल है तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे, तो 2 इंटू 4, तो इसका कैपेसिटी कितना हो गया बेटा, इसका कैपेसिटी हो गया 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखने का कैपेसिटी हो गया। ठीक है, सेकेंड सेल का। बट यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, कितना इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब क्या है, अब केस आ जाता है मेटल्स का और नॉन मेटल्स का। अब चूंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये ज़्यादा स्टेबल नहीं है, ये ज़्यादा अच्छे से इसको पकड़ करके नहीं रख पाता है। तो अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल पे 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा बेटा, अगर किसी एक एटम का, एकदम ध्यान से सुनना, इसको लिख लो कहीं पर, कि अगर किसी एक इलेक्ट्रॉन के, सॉरी, अगर किसी एक एटम के आउटर मोस्ट शेल पे 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल पे, बेटा ध्यान देना, जो सबसे बाहरी शेल है ना उसको बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल, उसी को हम लोग वैलेंस शेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो हमारा वैलेंस शेल होगा या फिर आउटर मोस्ट शेल होगा, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा वो बताएगा या फिर वो उस एटम का नेचर को बताएगा, उसका नेचर को वो जस्टिफाई करेगा कि वो एटम जो है वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है, उसका जो एलिमेंट बना उसका प्रॉपर्टी कैसा है, मेटेलिक प्रॉपर्टी है या फिर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है। तो ये लिथियम का एग्जांपल से समझते हैं कि लिथियम का जो आउटर मोस्ट शेल पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और उसके अलावा अगर अलग दूसरा एटम का देखेंगे, अगर मान लो यहाँ पे बेरिलियम को देख लिए या फिर बोरॉन को देख लिए, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे बेरिलियम के केस में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा या फिर बोरॉन के केस में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन इसका आठों का आठों सेल तो फिलफिल नहीं होगा। तो जब 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा किसी एक एटम के आउटर मोस्ट शेल पे या फिर वैलेंस शेल पे, तो वो क्या टेंड करेगा, वो प्रिटेंड करेगा, वो कोशिश करेगा, वो चाहेगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन को वो क्या करेगा, लूज करना चाहेगा। एकदम ध्यान से समझो बेटा, अगर किसी एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो उस इलेक्ट्रॉन को लूज करने का कोशिश करेगा। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी होता है बेटा मेटल्स का। इसका प्रॉपर्टी होता है मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है। एकदम ध्यान में रखना कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में आपको 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे तो समझ जाना वो एलिमेंट क्या है, मेटल है। अभी तक हमको नहीं लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से डिटेल में पता था होगा कि मेटल को पता कैसे लगाया जाता है कि दिया गया एलिमेंट मेटल है या नहीं। तो उसको पता लगाएंगे उसके एटॉमिक नंबर से। सबसे सिंपल है कि अगर एटॉमिक नंबर का अरेंजमेंट करेंगे हम लोग K-L-M-N शेल पे, अगर आउटर मोस्ट शेल पे 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है तो वो एलिमेंट क्या है बेटा, वो एलिमेंट आपका मेटल है। और वो एलिमेंट का आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। एटम चाहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन वो किसी दूसरे एलिमेंट को दे करके एक कंपाउंड बना ले।
तो बेटा अब देखते हैं नाइट्रोजन का केस। नाइट्रोजन का जो है वो एटॉमिक नंबर है आपको 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है आपको 7। इसका मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नाइट्रोजन एटम, इन नाइट्रोजन कितना हो जाएगा बेटा, नाइट्रोजन एटम में कितना हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग को पता है कि जो के शेल है, जो फर्स्ट शेल है, इसका कितना कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन रखने का, 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अब जो हमारा दूसरा सेल है, वो सेल के लिए कितना इलेक्ट्रॉन बचा। अब इसका कैपेसिटी तो बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स को रखने का है, पीछे हम लोग डिस्कस किए थे। इसका कैपेसिटी कितना है, कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन्स रखने का। लेकिन चूंकि ये 7 इलेक्ट्रॉन में से ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेल में चला गया, तो बचा कितना, 5 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो जो सेकेंड सेल होगा, एल सेल होगा, उसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, कहीं पर भी लगा दो कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बेटा मान लो आ गया है। अब ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है बेटा आउटर मोस्ट शेल में, ये 5 इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो लूज नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके न्यूक्लियस में इतना एनर्जी नहीं है कि वो एक साथ 5 इलेक्ट्रॉन को लूज कर जाए, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये चाहेंगे कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या कर ले, गेन कर ले। ध्यान दीजिएगा, पिछला वाला केस में क्या पढ़े थे, पिछले पढ़े थे हम लोग कि 1, 2 या फिर 3 इतना अगर इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में किसी एक एटम का है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। लेकिन यहां पर क्या पढ़ेंगे, यहां पर हो रहा है कि अगर आउटर मोस्ट शेल पे उसका 5, 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तब ये क्या करेगा, ये टेंड्स टू, इस केस में क्या होगा, इसमें टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, गेन इलेक्ट्रॉन। इस तरह के एटम क्या चाहेंगे, इस तरह के एटम्स चाहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले। अब गेन करना क्यों चाहेंगे, क्योंकि एटम का टेंडेंसी होता है कि वो अपना आउटर मोस्ट शेल का जो उसका एनर्जी लेवल है उसको वो मेंटेन करके रखे। वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन करके रखना चाहता है कि जैसे इसका के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन को वो मेंटेन करके रखे, 2 इलेक्ट्रॉन्स में फिलफिल रहे। इसमें ये चाहेगा कि 8 होना चाहिए सेकेंड सेल में, तो सेकेंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को ये मेंटेन करके रखना चाहेगा। कैसे, तो ये बॉन्ड बना करके रखना चाहेगा, या फिर हो सकता है नाइट्रोजन का एटम जो है वो दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना ले। लेकिन वो कैसे भी चाहेगा कि आउटर मोस्ट शेल पे 8 का 8 इलेक्ट्रॉन ही रहे। तो यहाँ पे 5 है, तो ये क्या चाहेगा कि 3 इलेक्ट्रॉन और कहीं से आ जाए, इसको मिल जाए, ताकि इसका जो सेल है वो फुलफिल हो जाए। तो नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, वो किस तरह से अपना जो आउटर मोस्ट शेल है उसको फुलफिल करता है। तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या करता है, जनरल केस में बता रहे बेटा, बुक वगैरह में लिखा हुआ देखते होगे कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं हम लोग बुक्स वगैरह में, आप लोग देखे होंगे ये, कि इसको लिख देते हैं जनरली हम लोग N2 लिखते हैं। क्यों, ये होता है डाई एटोमिक, क्या बोलते हैं इसको, डाई एटोमिक। 2 मतलब 2, और ये एटम है नाइट्रोजन इसलिए एटम, तो डाई एटोमिक बोल देते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं डाई एटोमिक, क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम में तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 है आउटर मोस्ट शेल में, ये तो अभी पूरा अच्छा तरीके से स्टेबल नहीं है। स्टेबल होने के लिए इसको 8 चाहिए। तो क्या करेगा, यहाँ पे देख लो एग्जाम्पल, एक नाइट्रोजन यहाँ पे ले लो, एक नाइट्रोजन यहाँ पर ले लो, ठीक है। अब इसका हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को देख लेते हैं। तो इसका आउटर मोस्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 2 ऐसे बना लिए और 3 ऐसे बना लिए। अब ये क्या है बेटा, तो ये है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये भी समझ लो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट, डॉट का यूज कर रहे हैं ना इसलिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कोई एक एटम का आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको जब डॉट्स के तरह हम लोग कोई एक बॉन्ड्स बनाते समय रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल देते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स बना रहा होगा या फिर कंपाउंड बना रहा होगा, उस समय अगर हम लोग इस तरह से डॉट का तरह यूज करते हैं तो उसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल देते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल के बराबर होगा, या फिर वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ना कि अंदर वाला। ये वाला इलेक्ट्रॉन से अभी हम लोग को कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में, ठीक है। क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बेटा फुलफिल्ड है। इसके सेल का जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी उतना इलेक्ट्रॉन इसके पास है। उसी तरह यहाँ पे एक और नाइट्रोजन एटम ले लेते हैं।
इसका भी 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखो नाइट्रोजन का जो सेकंड सेल है ये वाला के सेल, उसके दिए एल सेल ना, तो एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये इसका 3 इलेक्ट्रॉन को ये बोलेगा कि मेरे साथ जुड़ जाओ, मिल जाओ, और ये बोलेगा कि तुम भी अपना 3 इलेक्ट्रॉन हमको दे दो और अपना में मिला लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो अपने ही दूसरे एटम के साथ वो क्या कर रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है और वो बना ले रहा है डाई एटॉमिक मोलिक्यूल नाइट्रोजन एलिमेंट का। तो बेटा यहाँ पे एक और रिमार्केबल चीज़ है कि अगर कोई एक एटम के आउटर मोस्ट शेल पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता था तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह के एटम्स को हम लोग मेटल बोल देते हैं, या फिर वो एलिमेंट जो है वो मेटल्स होते हैं। तो अगर कोई एक एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल पे 5 6 या फिर 7 इलेक्ट्रॉन रहता है और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्षमता रखता है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन 3 2 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स को हम लोग नन मेटल्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? नन मेटल्स हो जाते हैं ये। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई एक एटम वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन गेन करे तो एकदम आसान भाषा में समझ जाना कि वो क्या है, वो नन मेटल्स है। तो आशा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के आधार पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज होते हैं, सेल्स क्या होता है, और इस सेल्स के अरेंजमेंट के हिसाब से हम लोग मेटल्स और नन मेटल्स को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, या फिर कैसे आसानी से पता लगा सकते हैं कि दिया गया एलिमेंट जो है वो मेटल है या फिर नन मेटल है। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है और अगर आपको सेल्स का नंबर पता चल गया कि कौन सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, तो आसानी से आप बता सकते हो कि दिया गया जो आपका एलिमेंट है वो मेटल है या फिर नन मेटल है। अब देखते हैं बेटा हम लोग कि कंपाउंड्स क्या होता है और कितने तरह के कंपाउंड्स होते हैं। अब हम लोग समझते हैं बेटा कि एलिमेंट्स से कंपाउंड्स कैसे बनता है। ठीक है, तो पीछे जो अभी हम लोग पढ़े थे कि N2 के बारे में पढ़े थे, ये N2 जो है नाइट्रोजन का 2 एटम से बना हुआ जो हमको मॉलिक्यूल देखने को मिला था, ये एक्चुअली क्या है, ये कंपाउंड नहीं है, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। बात समझिएगा, एटम सिंगल फॉर्म में और 2 या फिर 2 से अधिक एटम एक ही तरह का एलिमेंट से बना हुआ है, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग मॉलिक्यूल्स बोल देते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल्स नहीं होता है, कंपाउंड्स का भी मॉलिक्यूल होता है, लेकिन ये जो N2 है ये किसका मॉलिक्यूल है, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही तरह का एटम प्रेजेंट है। जब 2 या फिर 2 से अधिक तरह का एटम जो होगा वो केमिकली बाउंड होगा, तब उसको हम लोग कंपाउंड्स बोल देंगे, जो कि अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि कंपाउंड्स कितना तरह का होता है। बेटा कंपाउंड्स जो है वो 2 तरह का होता है। कितना तरह का? 2 तरह का। एक होता है आपको कोवेलेंट कंपाउंड और एक होता है आपको, पहले देख लेते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, और दूसरा होता है आपको आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड क्या होंगे इसके बारे में थोड़ा सा पहले समझते हैं, फिर हम लोग आयोनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऐसा कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयर करने के कारण बनेगा उसको हम लोग बोल देते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। तो जब 2 एलिमेंट, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं मीथेन का। मीथेन का नाम सुने होंगे आप लोग, मीथेन, इसका फॉर्मूला है बेटा CH4। ठीक है, अब ये क्या बनाता है, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना है बेटा, वो कैसे बना है, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बना है। मतलब ये जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बना है, ये नहीं कि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे दिया हो या फिर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे दिया हो। कैसे होता है देखिए, ये मान लीजिए कार्बन का एक एलिमेंट है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर है आपको 6। कितना है? 6। तो पहला सेल में 2 और बचा हुआ दूसरा सेल में तो 4 हो गया। ठीक है, अब 4 जब दूसरा सेल में रहेगा तो ये स्टेबल तो है नहीं, तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ऐसे लगा लेते हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ठीक है, अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना बेटा, तो हाइड्रोजन भी है आपको 4, यहाँ पे 4, तो हाइड्रोजन का कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक और यहाँ पर भी एक। तो ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी बुक में आपको हाइड्रोजन H लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये जब सिंबल रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तभी हम लोग हाइड्रोजन को H लिखते हैं, बाकी हम लोग हमेशा हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ अकेला स्टेबल नहीं रह सकता है,
तो ये क्या करता है, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बोलता है कि दोनों आदमी साथ में रहते हैं और स्टेबल भी रहते हैं। ठीक है, तो उसी तरह हाइड्रोजन जो है वो कार्बन के एक एटम के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, दूसरे एटम के साथ दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन के साथ, फिर तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ तीसरा हाइड्रोजन जुड़ेगा, चौथा वाला इलेक्ट्रॉन के साथ चौथा हाइड्रोजन जुड़ गया यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोजन तो हो गया स्टेबल, लेकिन यहाँ पे कार्बन हुआ स्टेबल नहीं। कार्बन को कितना चाहिए, कार्बन को चाहिए 8, क्योंकि कार्बन किस सेल में चल रहा है, कार्बन तो बेटा सेकंड सेल पे चल रहा है। सेकंड सेल को फुलफिल करने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम से कम नहीं, एग्जैक्ट 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर ये क्या करेगा, ये भी हाइड्रोजन को बोलेगा तुम भी चलो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन हमको दे दो ताकि हम स्टेबल हो जाए। और इस तरह से कार्बन जो है वो क्या बना लेता है, वो बना लेता है एक कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट कंपाउंड क्या हो गया, ऐसा कंपाउंड जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के कारण बने। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो ऐसा बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के शेयर के कारण बनता हो। ठीक है, किसके कारण, शेयर के कारण। यहाँ पे ये दोनों के बीच में एक बॉन्ड बना, ये दोनों के इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बॉन्ड बना, फिर यहाँ पर इधर से एक बन गया बेटा, फिर यहाँ से ये बन गया। तो ये बॉन्ड जो है कैसा बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ध्यान दीजिएगा, कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पे कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो क्या है, ये कंपाउंड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के कारण जो कंपाउंड बनेगा, उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। अब देखते हैं कि आयोनिक कंपाउंड क्या होता है। तो आयोनिक कंपाउंड्स जो है, यहाँ पे sp लगा सकते हो, एक से अधिक, लेकिन हम लोग एक ही का पढ़ रहे हैं इसलिए कंपाउंड लिख देते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो आयोनिक कंपाउंड जो है वो कब बनेंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा। तो ये कैसे फॉर्म होते हैं, यहाँ पे आप लोग लिख लो पहले, जैसे यहाँ पे लिखे थे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लिख लो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण बनता है। कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग बोल देते हैं कौन सा कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, ले लेते हैं आपको सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेते हैं। चलिए, इसका सोडियम क्लोराइड, नाम सुने होंगे, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, तो सोडियम क्लोराइड जो है वो आपका टेबल सॉल्ट है, जो नमक हम लोग खाते हैं ना, वो है NaCl। ठीक है, देखिए सोडियम का आउटर मोस्ट शेल पे कितना इलेक्ट्रॉन, आपको पता नहीं होगा, एटॉमिक नंबर नहीं याद है, एटॉमिक नंबर याद कर लेना बेटा। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। ठीक है, तो फर्स्ट शेल पे कितना चला जाएगा सोडियम का, थोड़ा नीचे लिखते हैं, ठीक है, सोडियम के लिए, क्योंकि यहाँ पे फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे पहले देख लो, दो, पहला सेल में 2 चला जाएगा और दूसरा सेल का कितना है 8 होता है, तो इसमें 8 भी आ जाएगा। क्यों, 2 8 10, बच कितना गया 1 ना, एटॉमिक नंबर कितना था 11 था, तो बच कितना गया 1। हम बोले थे कि अगर आउटर मोस्ट शेल पे 1 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो लूज करेगा, तो इसका आउटर मोस्ट शेल पे 1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉस बना लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए। फिर क्लोरीन को देखते हैं, क्लोरीन का कितना एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो 17 के लिए फिर 2 8 और 7, पहला सेल में 2, दूसरा सेल में 8, 10 हो गया, फिर 7 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 7 यहाँ पे। तो चलो यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब बनेगा सोडियम क्लोराइड। क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड। देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसको ये ट्रांसफर कर देगा, बोलेगा ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रख के इसको कोई मतलब नहीं है, ये क्या किया, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। ठीक है, और जब क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया तो देखो ये क्या हो जाएगा, सोडियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। और क्लोरीन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज। क्यों हो रहा है, ये पिछला वीडियो में बताए थे, फिर एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं। क्योंकि सोडियम का न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो तो सेम है बेटा, वो तो नहीं बदलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदला ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कम गया, तो इसका मतलब है कि एक पॉजिटिव चार्ज अब इसका न्यूक्लियस में ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है उससे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, तो एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, इसलिए यहाँ पे +1 लिख देते हैं। ऐसे जनरली टीचर आपको ये बताएगा
कि एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो पॉजिटिवली चार्ज बन जाता है, ठीक है वो भी चलेगा, लेकिन ऐसे समझो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लोरीन क्या कर रहा है? क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका न्यूक्लियस में कितना था? न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन था, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो था वो कितना था बेटा? ये नंबर ऑफ प्रोटॉन था इसका 17, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद कितना हो गया? अब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 18। इसका मतलब निगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज से एक ज़्यादा हो गया। टोटल पॉजिटिव 17 एंड टोटल पॉजिटिव 18, तो ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज, इसलिए Na+Cl निगेटिव लिखाता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा अलग अलग तरह के कंपाउंड्स बनते हैं, और जो हम लोग कंपाउंड्स देख रहे हैं वो उतना मतलब सिंपल नहीं होता है, लेकिन हम लोग बस सिंपल से आप लोग को समझाने का कोशिश किए हैं कि कंपाउंड जो होगा वो दो तरह का होगा, एक कोवेलेंट कंपाउंड और दूसरा आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। यहाँ तक आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया बेटा तो कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगेगा वीडियो तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा, और इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो क्या पढ़ना है आप लोग को बता दीजिएगा कि ये टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए 7th 8th और 9th के लिए, स्पेशली 10th का जो सिलेबस है उसी हिसाब से चला रहे हैं वीडियो। इसके बाद हो सकता है तो एटम्स के ऊपर एक और वीडियो आ सकता है, मे बी वो आ जाएगा आपको कि एटम जो होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ये सारा चीज़ और छोटा छोटा जो जो चीज़ मिस हुआ है वो सारा चीज़ के ऊपर एक कंबाइंड वीडियो बना दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है आप लोग के ऊपर। अगर वीडियो अच्छा से समझ में आ रहा हो तो बताइएगा, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है वो ज़रूर बता दीजिएगा, तो कमेंट में बताइएगा, तो उसी के आधार पर फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग को अपलोड कर देंगे कुछ ही दिन में।